अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। गवर्नमेंट जब भी कोई पाठ्य पुस्तक में पाठ रखती है या काव्य रखती है, उसका कुछ आशय होता है। एक तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकें और विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य बढ़े, इसलिए वो काव्य अथवा पाठ रखती है। हमारी द्वितीय सत्र हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आज ऐसा ही एक पाठ है जिसका शीर्षक है सच्चा हीरा। आदमी में कितना भी ज्ञान हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान वो अपने जीवन में न उतारे, दूसरे को मददरूप न हो, अपने बड़ों की इज्जत न करे, तो उसका ज्ञान कुछ काम का नहीं है, निरर्थक है। यहाँ पर भी चार स्त्रियाँ अपने चार बेटों के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो ज्ञान वर्धक तो है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अपनी माँ की तरफ वो देखते भी नहीं है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो अपनी माँ की तरफ ध्यान देता है और उसे मदद करता है। तो हम आज देखेंगे सच्चा हीरा। सच्चा हीरा पाठ देखने से पहले विद्यार्थी मित्रों, आज हम इसके कठिन जो शब्द हैं वो देख लें। हीरा यानी नर रत्न, नीड यानी घोंसला अथवा આપણે જેને ગુજરાતીમાં માળો કહીએ છીએ। जगत कुएं का चबूतरा यानी कुएं के आजू बाजू एक पक्की पाली बनाई होती है, उसको जगत कहते हैं। कंठ यानी गला अथवा आवाज, चाव यानी लगन, प्रशंसा तारीफ, बराबरी तुलना, शक्तिशाली बलवान, पछाड़ना यानी हरा देना, आधुनिक नवीन, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूबरू, लाडला प्यारा, सामर्थ्य यानी योग्यता, उच्चारण बोलना, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, वृद्ध यानी बुद्धि और लाल प्यारा बेटा। कुछ मुहावरों के अर्थ विद्यार्थी मित्रों में आप देख लें। इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे लगाना। चार पांच आदमी इकट्ठा होकर बातें करते हैं इधर उधर की, उसे हम क्या कहते हैं? गप्पे लगाना। लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना, मन होना यानी इच्छा होना, बराबरी करना, मुकाबला करना, पछाड़ देना यानी हरा देना, गोद का हीरा यानी प्यारा बेटा, गदगद स्वर में कहना यानी अत्यंत आनंदित होकर कहना, सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सब पाठ्य पुस्तक साथ में लेकर बैठे होंगे। मैंने कल ही मैसेज दे दिया था। तो प्रस्तुत कहानी में मैंने कहा ही हूँ कि ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया जाता है। किसी भी आदमी को अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें हैं, लेकिन वह आचरण में नहीं लाता तो वह निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से इस कहानी में हम देखेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था यानी सूर्य डूब रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे यानी अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए अपने घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। कुएं के आजू बाजू जो पक्की जगह बनाई हुई थी, पाली बनाई हुई थी, उस पर चार स्त्रियां बैठ गई और गप्पे लगाने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। इधर उधर की बातें की और उसमें बात कहाँ किसकी निकली? अपने अपने बेटों की बातें निकली। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। जो उम्र वाली स्त्री थी वो क्या कहने लगी कि मेरे बेटे जैसा बेटा भगवान सबको दे। उसका कंठ यानी उसकी आवाज बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी तरह से गाना गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। अगर मेरा बेटा गाने की शुरुआत करता है तो उसकी आवाज को देखकर मैना और कोयल भी अपना गाना बंद कर देती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं।
उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा। रुकावट के लिए खेद जजमेंट को नेट थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ा। तो पहली स्त्री जो वृद्ध स्त्री थी उसने क्या कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है, उसका कंठ बहुत ही सुंदर है, वह जब गाता है तब कोयल और मैना भी गाना छोड़ देती है। उसने पहली स्त्री से कहा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरी माता को भी अपने बेटे की तारीफ करने की मन हुआ। यह आदमी का एक स्वभाव है कि जब कोई तारीफ करता हो तो वो पीछे कैसे रह जाए, वो भी अपने बारे में या अपने किसी संबंधी के बारे में तारीफ करेगी ही। तो दूसरी स्त्री ने क्या कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती, वह बोल उठी मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। किसने कहा? तीसरी स्त्री ने। बृहस्पति यानी कौन? देवों के देवता। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। एक ही बार अगर कोई पुस्तक को वो पढ़ ले तो पूरे की पूरी पुस्तक उसे ज़बानी याद हो जाती है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। चौथी स्त्री कुछ भी बोलती नहीं है, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े अपने अपने सिर पर रखकर लौटने लगी तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। यानी कौन था? पहली स्त्री का बेटा। सुनकर पहली स्त्री बोली सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देख विद्यार्थी मित्रों, देखिए यहाँ पर भले वो अच्छा गायक है, लेकिन हमारे इस्लाम में कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर वो अपनी माँ की ओर ध्यान ही नहीं देता तो कितना भी अच्छा गायक हो, लेकिन उसका यह गुण कुछ काम का नहीं है, वो अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है और चला जाता है। सुनकर पहली स्त्री बोली सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का अपनी माँ के तरफ ध्यान दिए बिना निकल गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बरोबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। जैसे पहला लड़का निकल गया, उसी तरह जो बलवान लड़का था दूसरी स्त्री का, वो लड़का भी उसकी माँ की ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ से साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। यानी पहला बेटा भी माँ की ओर नहीं देखता, वो भी ऐसे ही चला गया। दूसरे बेटे ने भी वैसा ही किया और तीसरे बेटे ने भी वैसा ही किया। वह अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति यानी क्या? स्वभाव। बहुत ही उसका स्वभाव कैसा लग रहा था? सीधा साधा और बहुत ही नर्म दिल इंसान लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री जो कुछ नहीं बोल रही थी अपने बेटे के बारे में, उसने क्या कहा कि ये जो बेटा है यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया। देखिए उसने अपनी जैसे ही माँ को देखा वो फौरन रुक जाता है और बोला माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा
पहुंचा दूं। कितनी अच्छी बात है। आज के लड़के तो अपनी माँ का एक सामान्य काम करने में भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इस लड़के को जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई। अपनी माँ के सिर पर जो पानी का घड़ा था वो घड़ा उसने फौरन अपने सर पर ले लिया। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही और तीनों स्त्रियां इस बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। सही मायनों में यही लड़का सच्चा हीरा है। उसके पास ज्ञान भी था और अपनी माँ की इज्जत करने की तहजीब भी उसमें थी। यानी सच्चा हीरा कौन है? चौथी लड़की का बेटा है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के अंदर ही भाषा सज्जता है, पेज नंबर 18। अगर आप पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे हो तो, नहीं बैठे हो तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आप तक आ ही रही होगी, उसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलते हैं के नीचे अंडरलाइन की गई है। दूसरा वाक्य है, आज स्कूल में छुट्टी है। छुट्टी के नीचे अंडरलाइन की गई है। तीसरा वाक्य है, रमेश बाग में खेलता है। खेलता है के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो इन तीनों वाक्यों को देखकर चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध हमें हो रहा है। यानी क्रिया क्या है? चालू है। तो इसका कौन सा काल हुआ है? जो क्रिया चालू होती है उसे हम कौन सा काल कहते हैं? आगे भी हम 5वीं में 6ठी में पढ़ चुके हैं। जो क्रिया चालू है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब निम्नलिखित वर्तमान वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फूल दिया। फूल दिया के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे तो फूल देने की क्रिया हो रही है, यानी वो क्या है? वर्तमान काल है। मैं बाजार जाता हूँ, बाजार जा रहा है इसलिए वो वर्तमान काल है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलने की क्रिया अभी चालू है, यानी वो वर्तमान काल है। चूहे उछल कूद कर रहे थे, चूहे उछल कूद करने की क्रिया उनकी चालू है, यानी वो वर्तमान काल है। वह विद्यालय जा रहा है, विद्यार्थी विद्यालय जा रहा है, क्रिया हो रही है, यानी वो भी वर्तमान काल है। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। दूसरा उदाहरण है, मीना कल बंबई गई। दूसरा वाक्य, हेमंत ने पत्र लिखा। तीसरा वाक्य, माँ ने दिया जलाया। चौथा वाक्य, गीता ने पानी पिया। यानी इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो क्या फलित होता है कि ये क्रिया हो नहीं रही है बल्कि हो चुकी है। तो इन वाक्यों में लिखा, जलाया, पिया, गई, क्रिया पूरी हो गई है। तो यानी ये क्या है? भूतकाल है। तो इसकी व्याख्या हम क्या कहेंगे? अगर आपको सवाल पूछा जाए कि भूतकाल किसे कहेंगे तो आप उत्तर लिख सकते हो कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध हमें हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों और 3 वाक्य हम यहाँ देखेंगे। एक काल बच गया, हमने वर्तमान काल देखा, भूतकाल देखा, अब कौन सा काल आएगा? भविष्य काल। तो इसके 4 वाक्य हैं। अब्दुल कल जाएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। तो इन वाक्यों में आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है। ये क्रिया हो भी नहीं रही है, हो चुकी भी नहीं है, लेकिन होने वाली है। यानी जो क्रियाएं होने वाली हो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। आपको सवाल पूछा जाए भविष्य काल किसे कहते हैं तो आप लिखोगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा इकाई। और यहाँ पर भाषा सज्जता में 3 काल हमने देखे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले क्लास में हम इसके प्रश्नों के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।